डिलीवरी के साथ में कोर्स मिलने वाला है। आपको गाइडों की जो है बुक जो है वो आपको निःशुल्क डिलीवरी की जाएगी। तो ये पूरा का पूरा कोर्स मिलने वाला मात्र 1199 रुपए में चलेगा। अगला आज के सेशन का पहला धमाकेदार ऊर्जा से भरपूर पहला क्वेश्चन आपके सामने है। चलेगा, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, दुर्गों से दिया गया कि किले दुर्ग की स्थापना का सही कालक्रम क्या है। अच्छा जल्दी से बताओ भाई, कालक्रम पूछा है, चूरू दुर्ग है, जूनागढ़ का है, गागरोन का किला है, सिवाना दुर्ग है। अब देखिएगा कालक्रम का मतलब क्या है, यानी कि यहां से निर्माण तिथि पूछी गई है कि दुर्गों के निर्माण की तिथियां क्या क्या है। तो देखो पहला क्वेश्चन चूरू है, तो चूरू के किले का निर्माण जो हुआ वो 1739 ईस्वी को ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया। किसने करवाया, ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा इस दुर्ग का क्या करवाया गया, निर्माण करवाया गया। जूनागढ़ का किला है, अगर मैं जूनागढ़ की आपसे बात करूं तो ध्यान रखना जूनागढ़ का निर्माण 16वीं शताब्दी में बीकानेर के महाराजा किसने करवाया, राय सिंह ने करवाया, लगभग 1589 ईस्वी के लगभग। अच्छा गागरोन का जो किला है, अगर मैं गागरोन की आपसे बात करूं तो गागरोन का जो किला है गागरोन दुर्ग, तो गागरोन का जो किला है इसका निर्माण कब हुआ, 11वीं शताब्दी में राजा बीजल देव ने करवाया। और अगला किला आता है अपना सिवाना दुर्ग, और सिवाना दुर्ग का जो निर्माण हुआ वो 954 ईस्वी को राजा भोज के पुत्र किसने करवाया, वीर नारायण पवार के द्वारा इस किले का क्या करवाया, निर्माण करवाया। अब आसानी से अपन हल कर सकते हैं, देखो 1739 ईस्वी में यह बना, 1589 ईस्वी में यह बना, गागरोन का किला है 11वीं शताब्दी में बना, और 954 ईस्वी को यानी कि 10वीं शताब्दी में यह बना। तो आपको सबसे पहले देखो 954 ईस्वी को 10वीं शताब्दी में कौन से किले का निर्माण हुआ, सिवाना। तो पहले में ऑप्शन डी देखो, या में इसमें भी ये गलत हो गया, इसमें ये गलत हो गया, इसमें से ये गलत हो गया, यानी कि आंसर तो अपना आ चुका है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखो चूरू का किला है, उसके बाद में सिवाना का किला है, सिवाना के बाद में कौन सा किला है, गागरोन का किला है, उसके बाद में कौन सा किला है, जूनागढ़ का किला है, और उसके बाद में कौन सा है, चूरू का किला, यानी कि डी सी बी ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। भाई साहब क्या बात है, बिल्कुल सारे विद्यार्थियों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलेगा, देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान के किस किले की दीवार विश्व की दूसरी सबसे लंबी सतत दीवार है, कि कौन सा किला है जो कि विश्व की सबसे लंबी और सतत दीवार माना जाता है। ऑप्शन रणथंभौर, जूनागढ़, जयगढ़, कुंभलगढ़। अच्छा ऐसे क्वेश्चनों को तो आप उड़ाई दोगे भाई साहब, बिल्कुल क्या बात है, बहुत अच्छे, सभी विद्यार्थियों का बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो पहले कुंभलगढ़ का किला आप देखोगे, अगर मैं कुंभलगढ़ के किले की बात करूं, कुंभलगढ़ का किला मान के चलो कुंभलगढ़ का किला है, इस किले के चारों तरफ ये दीवार है। अब दीवार की लंबाई यहां से लेकर यहां तक आप घूम के आओगे तो टोटल कितनी घूम हो जाएगी, 36 किलोमीटर है। इसके बाद में चौड़ाई की अगर मैं बात करूं, यहां से लेकर ये चौड़ाई है, अगर चौड़ाई पूछी जाए तो चौड़ाई कितनी मीटर है, 7 मीटर है। यानी कि इस दुर्ग की दीवार पर 4 घुड़सवार व्यक्ति, कितने घुड़सवार, 4 घुड़सवार व्यक्ति एक साथ चल सकते हैं। तो ध्यान रखना, अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान के कौन से दुर्ग की दीवार पर 4 घुड़सवार व्यक्ति एक साथ चल सकते, 4 घुड़सवार का मतलब क्या, 1 घोड़ा, 2 घोड़ा, 3 घोड़ा, 4 घोड़ा, इन चारों घोड़ों को एक साथ में दौड़ाया जा सकता है कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार पर। इसी कारण इस दुर्ग की दीवार को द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया यानी कि भारत की क्या कहा जाता है, महान दीवार कहा जाता है। तो ध्यान रखना मेरे प्रिय साथियों कि भारत की महान दीवार के नाम से कौन सी दुर्ग की दीवार को जाना जाता है, कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार को। और एक पॉइंट और याद कर लेना कि इस दुर्ग का जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया, राणा कुंभा के द्वारा इस किले का निर्माण करवाया गया। राणा कुंभा ने करवाया 1448 में और बन के तैयार हुआ 1458 को। लेकिन प्राचीन निर्माता अगर पूछा जाए कि प्राचीन निर्माता कौन है, तो प्राचीन निर्माता अगर मैं बात करूं तो आपको पता होना चाहिए कि संप्रति मौर्य के द्वारा इस दुर्ग का सबसे पहले क्या करवाया गया, निर्माण करवाया गया। उसी के ऊपर राणा कुंभा ने अपने नए किले का निर्माण करवाया जिसको क्या नाम बेटा, कुंभलगढ़ का किला कहते हैं। अगर मैं कुंभलगढ़ की बात करूं तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि मेवाड़ व मारवाड़ सीमा का प्रहरी कहा जाता है, कि मेवाड़ मारवाड़ सीमा का क्या है बेटा, प्रहरी है। इसी को कहा जाता है मेवाड़ की शरण स्थली, मेवाड़ की शरण स्थली। अगर मैं बात करूं इसी किले की, अगर मैं बात करूं तो आप सभी को पता होना चाहिए कि अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि मेरे सिर पर रखी पगड़ी ऊपर की तरफ देखने पर कहां गिर जाती है, नीचे गिर जाती है। कर्नल जेम्स टॉड ने इस दुर्ग को एस्ट्रू स्कन की संज्ञा दी है। अगर मैं बात करूं इस दुर्ग की आपसे तो इसी दुर्ग में 9 मई 1540 ईस्वी को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। बिल्कुल साहब, तो आंसर क्या होगा आपका, कुंभलगढ़ का किला, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वीं सदी में चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध किले का निर्माण किसने करवाया। तो अच्छा चित्तौड़गढ़ का किला किसने बनवाया, तो आप सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन 1 राणा सांगा, कुंभा, रावल, बप्पा रावल या चित्रांग मौर्य। तो आप सभी को पता है कि मौर्य वंश के राजा थे चित्रांग मौर्य, और चित्रांग मौर्य ने 7वीं या 8वीं शताब्दी के लगभग कौन से किले का निर्माण करवाया, चित्तौड़ का। बात चल रही है चित्तौड़ की, तो आपको पता होना चाहिए कि इस दुर्ग में कौन कौन से दर्शनीय स्थल है। तो अगर मैं बात करूं, एक तो बनी हुई है छत्रियों की, पता होना चाहिए, कल्ला जी की छतरी बनी हुई है। कल्ला जी की छतरी के बाद में अगर मैं बात करूं जयमल राठौड़ की छतरी बनी हुई है, जयमल राठौड़ की छतरी बनी हुई है। अगर मैं बात करूं इसी दुर्ग के अंतर्गत रावत बाघ सिंह की छतरी है, रावत बाघ सिंह की छतरी।
अगर मैं बात करूं इसी किले की, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि फत्ता सिसोदिया की छतरी है। किसकी छतरी है? फत्ता सिसोदिया की छतरी है। अगर मैं चित्तौड़ के किले की आपसे बात करूं, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि इसी के अंतर्गत संत रैदास की छतरी है। अगर मैं संत रैदास की बात करूं, इसके बाद में आपको पता होना चाहिए रानी पद्मनी के महल हैं, रानी पद्मनी के महल। इसके बाद में आपको पता होना चाहिए कि गौरा बादल के महल भी बने हुए हैं, गौरा बादल महल। तो ध्यान रखना, गौरा बादल जी के महल भी बने हुए हैं। इसी किले के अंतर्गत अगर मैं बात करूं, तो कबरपदा के महल बने हुए हैं, कबरपदा के महल। अगर मैं इसी किले की बात करूं आपसे, तो आपको यह पता होना चाहिए कि मीराबाई का मंदिर बना हुआ है, मीराबाई मंदिर। एक आपका मंदिर बना हुआ है कुंभश्याम विष्णु का मंदिर, कुंभश्याम विष्णु मंदिर। तो ध्यान रखना, कुंभश्याम विष्णु मंदिर भी बना हुआ है। इसी के अंतर्गत अगर मैं बात करूं आपसे, कुंभश्याम विष्णु के अलावा आपका मोकल जी का मंदिर बना हुआ है। किसका मंदिर है? मोकल जी का मंदिर। और मोकल जी के मंदिर को क्या बोलते हैं? तो समीदेश्वर महादेव जी का मंदिर, समीदेश्वर महादेव मंदिर। इसी के अंतर्गत बना हुआ है श्रृंगार चबरी मंदिर। कौन सा? श्रृंगार चबरी मंदिर बना हुआ है। अगर मैं बात करूं, इसी के अंतर्गत बना हुआ है आपका विजय स्तंभ। क्या बना हुआ है? विजय स्तंभ बना हुआ है। इसी के अंतर्गत बना हुआ है जैन कीर्ति स्तंभ। कौन सा स्तंभ है? जैन कीर्ति स्तंभ। और इसी के अंतर्गत है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। क्या बनी हुई है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति भी कौन से किले के अंतर्गत है? तो कौन सा किला होगा? आपका चित्तौड़गढ़ का किला। ध्यान रखना मेरे प्रिय लाडलो, इस किले का निर्माण चित्रांगद मौर्य के द्वारा करवाया गया और 7वीं शताब्दी में करवाया। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन 2, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा भाई साहब, बिल्कुल। चलेगा, अगला क्वेश्चन आपके साथ में, राणा कुंभा द्वारा निर्मित विजय स्तंभ निम्नलिखित में से किस किले में स्थित है? अब विजय स्तंभ तो सबको पता है। अच्छा, विजय स्तंभ की अगर मैं बात करूं, तो आपको विजय स्तंभ का एक ही पॉइंट पता होना चाहिए। देखो, विजय स्तंभ आप पढ़ रहे हो, तो विजय स्तंभ में कुछ पॉइंटों का पता होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया, तो निर्माता कौन है मेरे लाडलो? राणा कुंभा जी हैं। राणा कुंभा ने इस विजय स्तंभ का निर्माण करवाया 1438 में और बनके तैयार हुआ 1448 को। यानी इसको बनने में कुल कितने वर्ष का समय लगा? 10 वर्ष का समय लगा। अच्छा, अगर मैं बात करूं इसके वास्तुकार की, तो ध्यान रखना मेरे प्रिय लाडलो, इसका वास्तुकार कौन है? मंडन। मंडन की देखरेख में, सॉरी, अगर मैं बात करूं इसके वास्तुकार की, तो विजय स्तंभ का जो वास्तुकार है वो है जैता, नापा, तोमा और पूजा। ये 4 वास्तुकार आपको पता होना चाहिए। ये चारों के चारों वास्तुकार जो है, ये चारों के चारों जो वास्तुकार हैं, ये कौन से दुर्ग के, कौन से विजय स्तंभ के क्या हैं? वास्तुकार हैं। अगर मैं बात करूं इसके उपनामों की, तो आपको पता होना चाहिए कि राणा कुंभा ने इस विजय स्तंभ को भगवान विष्णु के लिए समर्पित किया। इसी कारण इस विजय स्तंभ को विष्णु ध्वजगढ़ कहा जाता है। तो ध्यान रखना, विष्णु ध्वजगढ़ के नाम से जानते हैं। इसी को राणा कुंभा की कीर्तियों का बखान करता है, इसी कारण कीर्ति स्तंभ कहा जाता है। अगर मैं बात करूं कर्नल जेम्स टॉड की, तो कर्नल टॉड ने क्या कहा? तो कुतुब मीनार से श्रेष्ठ बताया। किससे श्रेष्ठ बताया? कुतुब मीनार से श्रेष्ठ बताया भाई साहब ने। यानी कि दिल्ली की कुतुब मीनार सुदृढ़ है, कलात्मक है, लेकिन उससे भी कलात्मक और सुदृढ़ क्या है? विजय स्तंभ है। ये किसका कथन है? कर्नल टॉड का। अगर मैं बात करूं, एक विद्वान और आता है फर्ग्यूसन महोदय। फर्ग्यूसन महोदय ने क्या कहा? रोम का टार्जन। तो ध्यान रखना, रोम का टार्जन किसको कहा जाता है? विजय स्तंभ को कहा जाता है। इस विजय स्तंभ पर नमस्कार प्यारे विद्यार्थी, पर 33 करोड़ देवी देवताओं के, 33 करोड़ देवी देवताओं के क्या बने हुए हैं? चित्र बने हुए हैं। इसी कारण विजय स्तंभ को हिंदू देवी देवताओं का, किनका बिठाओ? हिंदू देवी देवताओं का क्या कहा जाता है? अजायब घर कहा जाता है। तो ध्यान रखना कि अगर हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर पूछे तो भी क्या होगा बेटाओ? विजय स्तंभ होगा। अगर मैं विजय स्तंभ की बात करूं, राजस्थान की पहली इमारत जिस पर 15 अगस्त 1949 ईस्वी को 1 रुपए का, कितने रुपए का? 1 रुपए का डाक टिकट क्या हुआ? जारी हुआ। इस विजय स्तंभ को राजस्थान पुलिस, कौन सी पुलिस? राजस्थान पुलिस व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, किसका? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का क्या माना जाता है? प्रतीक माना जाता है। और विजय स्तंभ की अगर मैं बात करूं प्रिय विद्यार्थियों, इस विजय स्तंभ का जो निर्माण करवाया राणा कुंभा ने, मालवा विजय के उपलक्ष्य में, मांडविया मालवा विजय के उपलक्ष्य में, या फिर सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में, या फिर महमूद खिलजी प्रथम पर विजय के उपलक्ष्य में इस विजय स्तंभ का क्या करवाया गया? निर्माण करवाया। इसकी 3वीं मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में कौन सा शब्द लिखा हुआ है? अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। अगर मैं बात करूं 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है और 9वीं मंजिल पर कौन सी प्रशस्ति लिखी हुई है? तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी हुई है। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल। ऑप्शन क्या रहेगा? चित्तौड़ का ऑप्शन रहेगा। ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे।
क्या बात है। चलेगा, अगले क्वेश्चन की अपन चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान के किस किले को गढ़वीटली भी कहा जाता है। क्या बात है, बार बार ये क्वेश्चन घूमता रहता है वैसा परीक्षाओं में। अगर गढ़वीटली की बात करूं तो मेरे पीरियड डाल लो, गढ़वीटली का आपको पता होना चाहिए। देखो अपन एक किला देखेंगे, तारागढ़ दुर्ग। तारागढ़ कहां पर है बेटा, अजमेर में स्थित है। दूसरा पॉइंट आपको यह पता होना चाहिए कि इसका निर्माण किसने करवाया, तो 1113 ईस्वी को किसने करवाया, अजय राज चौहान के द्वारा इस किले का क्या करवाया गया, निर्माण करवाया गया। अगर मैं बात करूं यह पहाड़ी पर कौन सी पर बना हुआ है, तो ध्यान रखना बीटली नामक पहाड़ी पर बना हुआ है। कौन सी पहाड़ी पर, बीटली नामक पहाड़ी पर बना हुआ है। इसी कारण इसको क्या कहा जाता है, गढ़वीटली का किला बोलते हैं भाई साहब। तो गढ़वीटली का किला कौन सा होगा आपका, तारागढ़, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सबका 1 नंबर का सही है। बिल्कुल अनिल सर की तरह पढ़ा, तो क्या बात है भाई साहब, कहां तुलना के, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छे, क्या बात है, मजा आ गया भाई साहब इस किले को सुनकर, बहुत अच्छे। तारागढ़ का जो किला है, अगर मैं बात करूं, बीटली नामक पहाड़ी पर बना हुआ है, अरावली के मध्य में बना हुआ है, इसी कारण इसको अरावली का क्या कहा जाता है, अरमान कहा जाता है। कि अरावली का अरमान के नाम से कौन से किले को जाना जाता है, तारागढ़ को कहा जाता है। अगर मैं बात करूं, राजस्थान के मध्य में स्थित है, इसी कारण इस किले को राजस्थान का क्या कहा जाता है, हृदय कहा जाता है। इसी किले को राजपूताने की क्या कहा जाता है, कुंजी कहा जाता है। और इसी किले को पूर्व का क्या कहा जाता है, जिब्राल्टर कहा जाता है। अगर मैं बात करूं, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने जब 1832 में यहां पर जब आए, तो इस किले को जब देखा तो उसके मुंह से निकल गया, उनके मुंह से, कि ओ दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। वो भी दूसरा जिब्राल्टर कौन सा किला होगा आपका, तारागढ़, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर, बहुत अच्छे। चलेगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि घूंघट, गुगड़ी, खूंटी, बांद्रा, इमली और फतेह बुर्ज राजस्थान के किस दुर्ग में संबंधित हैं। अगर कभी बुर्ज पूछे जाए और बुर्जों में नाम दे बिठाओ, तो देखो सबसे बड़ा, अगर पेपर में नेगेटिव नहीं है और बुर्ज दे रहा है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 99% आपका आंसर क्या होगा, तारागढ़ होगा, क्या कोई सा भी बुर्ज दे। अब बुर्जों में देखो, एक दे संगार चबरी बुर्ज, संगार चबरी बुर्ज, एक आता है आपका बांद्रा बुर्ज, बांद्रा बुर्ज, एक आता है आपका इमली बुर्ज, इमली बुर्ज, एक आता आपका फतेह बुर्ज। अगर मैं बात करूं, एक आता आपका घूंघट बुर्ज, एक आता आपका गुगड़ी बुर्ज, फूटी बुर्ज, बांद्रा बुर्ज, इमली बुर्ज। ये सब के सब जो बुर्ज हैं, आपको बिना सोचे समझे कहां पर कर देने, तारागढ़। और तारागढ़ कहां पर है, अजमेर के अंतर्गत है। बताओ, बिल्कुल बात करेक्ट है भाई साहब, बिल्कुल। अगर बुर्ज देगा तो कहां से देगा आपको, तारागढ़। अगर तोप दी, जयबाण को छोड़कर अगर तोप दी, जैसे तोपों में 3-4 तोपों का नाम देता है, किलकिला, शंभुबाण, बिच्छूबाण, गजनी खान, नुसरत खान, ये सब की सब तोप कहां से देगा आपका, मेहरानगढ़ दुर्ग। और मेहरानगढ़ दुर्ग कहां पर है, जोधपुर के अंतर्गत है। तो ध्यान रखना, अगर तोप दे तो ज्यादातर आंसर होगा मेहरानगढ़, अगर बुर्ज दे तो आंसर क्या होगा आपका, तारागढ़, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलेगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने, नाना साहब का झालरा, झालरा, ये झालरा ध्यान रखना, और इब्राहिम शरीफ का झालरा नामक जलाशय अवस्थित है। कि भाई नाना साहब का झालरा और इब्राहिम शरीफ का झालरा ये कौन से दुर्ग के मुख्य पेयजल स्रोत हैं। 2025 में पूछा गया, ध्यान रखना क्वेश्चन 2025 में पूछा गया, मतलब आरपीएससी और आरएससी ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया है। और ध्यान रखना वहीं से क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल साहब, नाना साहब का झालरा और इब्राहिम शरीफ का जो झालरा है ये कौन से दुर्ग में है, तो तारागढ़। और तारागढ़ कहां पर है, अजमेर के अंतर्गत। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट। नहीं भाई, ए नहीं होगा मेरे दोस्तों, ए नहीं होगा, ध्यान रखना, ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। बिल्कुल भाई साहब, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका। ध्यान रखना, तारागढ़ दुर्ग अजमेर। अब देखो, तारागढ़ दुर्ग अजमेर में एक तो रूठी रानी के महल है, रूठी रानी के महल, राम मालदेव की पत्नी उमादे भटियानी। अगर मैं बात करूं, बीकानेर के शासक राम लूणकर्ण की पुत्री थी उमादे, जिसका विवाह राम मालदेव के साथ में हुआ, लेकिन शादी की पहली रात ही राम मालदेव से रूठकर तारागढ़ दुर्ग में चली जाती है। राम मालदेव ने मनाने का प्रयास किया, लेकिन जीवन पर्यंत नहीं मानी। राम मालदेव की मृत्यु हुई 1562 में, और गुंदोजगाम पाली के अंतर्गत रूठी रानी जो थी वो राम मालदेव की पगड़ी के साथ में क्या हो जाती है, महासती हो जाती है। तो ध्यान रखना, उसी रूठी रानी के महल कौन से दुर्ग में है, आपके तारागढ़ दुर्ग में। रूठी रानी के महल के बाद में पृथ्वीराज चौहान तृतीय की स्मारक है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की स्मारक। तो ध्यान रखना, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की स्मारक है भाई साहब। इसके बाद में एक गुफा आती है, गुफा शीश खाना। क्या आती है, गुफा शीश खाना आती है, जो गर्मियों के समय तो ठंडी रहती थी और सर्दियों के समय क्या रहती थी, गर्म रहा करती थी। इस गुफा में राजा कुछ समय के लिए अपना समय व्यतीत करने जाया करता था। एक आपकी आती है मीरान साहब की दरगाह। किसकी दरगाह है, मीरान साहब की दरगाह। तो मीरान साहब की दरगाह भी इसी दुर्ग में बनी हुई है। एक आता आपका मीरान साहब की दरगाह के बाद में
अगर मैं बात करूं घोड़े की मजार, तो घोड़े की मजार भी कौन से दुर्ग में स्थित है? तो ध्यान रखना ये सब के सब दर्शनीय स्थल जो है बेटाओ वो कौन से दुर्ग में? तारागढ़। और तारागढ़ कहां पर है मेरे लाडलो? अजमेर के अंतर्गत। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या बात है सर, ये मेरा फेवरेट विषय है। बिल्कुल भाई साहब, फेवरेट होना भी चाहिए। अगर टीचर आपका मजेदार है तो बिल्कुल इस सब्जेक्ट में बहुत मजा आने वाला है आपको भाई साहब। अभी तो YouTube पर एमसीक्यू की क्लास लगी, जिस दिन थ्योरी लेकर आ गया ना भाई साहब उस दिन पता चलेगा असली पढ़ाई का। तो चलेगा अगला क्वेश्चन, आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर कौन सा किला बना हुआ है? ध्यान रखना मेरे लाडलो, ये मैंने कल ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया था क्वेश्चन, और आज जो PSI का जो एग्जाम था उसमें क्वेश्चन पूछा गया। अब देखो टोटल जो दुर्ग है कि काली सिंध और आहू नदी के किनारे पर, अगर मैं काली सिंध और आहू नदी के किनारे की बात करूं तो कौन सा किला होगा आपका? गागरोन। गागरोन कहां पर है? झालावाड़ के अंतर्गत है। कहां पर है? झालावाड़ के अंतर्गत है। अगर मैं बात करूं इसके निर्माण की कि इसका निर्माण किसने करवाया, तो ध्यान रखना 11वीं शताब्दी में डोडा परमार राजाओं ने, डोडा परमार राजा अगर पूछा जाए तो राजा बीजल देव ने। किसने करवाया? राजा बीजल देव के द्वारा इस दुर्ग का क्या करवाया गया? निर्माण करवाया गया। अगर पहाड़ी पूछी जाए कि कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है, तो ध्यान रखना मेरे लाडलो विंध्याचल पर्वत की श्रेणियों में बना हुआ है। कौन सी श्रेणियों में? विंध्याचल पर्वत की श्रेणियों में बना हुआ है। अगर आपसे पूछे नदी, तो ध्यान रखना कौन सी नदी आएगी? काली सिंध। वे कौन सी नदी आएगी? आहू नदी के संगम पर यह किला बना हुआ है। और ध्यान रखना इन दोनों नदियों का जो संगम होता है, जैसे मान के चलो ये पहाड़ी है, इस पहाड़ी के ऊपर मान के चलो एक किला है, और इसके अंतर्गत इधर से मान के चलो एक तो नदी आ रही है आहू नदी, और इधर की साइड से एक नदी आ रही है जिसका नाम क्या है? काली सिंध नदी है। इन दोनों नदियों का जो संगम होता है, उस संगम पर एक चट्टान है, और उस चट्टान के ऊपर कौन सा किला है? गागरोन का किला। यानी कि भारत का एकमात्र किला है जो बिना नींव के कठोर चट्टान पर बना हुआ है। वो किला भी कौन सा होगा बेटा? गागरोन का किला होगा। और ध्यान रखना इन दोनों नदियों का जो संगम होता है, उस संगम को स्थानीय भाषा में क्या बोला जाता है? सामेल जी के नाम से जानते हैं। जबकि एक शब्द भी आता है सामेला। सामेला का मतलब क्या? पिछली बार सेकंड ग्रेड में पूछा गया कि वधु पक्ष के द्वारा वर पक्ष का जो स्वागत किया जाता है, जब बारात लेके जाते हैं लड़के वाले लड़की वालों के घर पर, उस समय वधु पक्ष जो है वो लड़के वालों का क्या करती है? स्वागत करती है। उसको क्या कहा जाता है? सामेला कहा जाता है। तो ध्यान रखना मेरे प्रिय लाडलो, सामेला अलग है और सामेल जी अलग है। आहू और काली सिंध नदी का संगम स्थल क्या कहलाता है? सामेल जी कहलाता है। अच्छा, यह कौन सी नदियों के किनारे पर है? तो काली सिंध और आहू नदी के संगम पर है। अब देखो अगर मैं बात करूं तो इस किले की, इस किले में मीठे शाह की दरगाह बनी हुई है। मीठे शाह की दरगाह एक बनी हुई गीद कराई पहाड़ी, गीद कराई पहाड़ी। अगर मैं बात करूं गागरोनी तोते, हीरामन तोते, संत पीपा की छतरी है, संत पीपा की छतरी। लकड़ी का उठाऊ पुल, लकड़ी का उठाऊ पुल बना हुआ है कि भाई दिन में तो लगा दिया जाता था, रात्रि के समय खोल दिया जाता, रात्रि के समय तो रख लिया जाता था और दिन में लगा दिया जाता था। तो लकड़ी का उठाऊ पुल भी है। ये गागरोन दुर्ग झालावाड़। ध्यान रखना कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि औदक या जल दुर्ग की श्रेणी के अंतर्गत आता है। औदक या जल दुर्ग का मतलब है कि वह दुर्ग जिसके चारों तरफ प्राकृतिक जल राशि भरी हो। प्राकृतिक जल राशि का मतलब है कि ऐसी जल राशि जो पूर्ण रूप से प्राकृतिक है। अब नदियों को अपन प्राकृतिक रूप से बोल सकते, झीलों को नहीं बोल सकते, तालाबों को नहीं बोल सकते, क्योंकि कुछ झील प्राकृतिक है तो कुछ झील कृत्रिम है, कुछ तालाब प्राकृतिक तो कुछ तालाब कृत्रिम भी है। तो ध्यान रखना पूर्ण रूप से प्राकृतिक क्या होंगी अपने राजस्थान में नदियां। तो इस परिभाषा को शॉर्ट में यह भी बोल सकता हूं कि वे दुर्ग जो नदियों के किनारे पर बने हो, ऐसे दुर्गों को औदक या जल दुर्ग कहा जाता है। जिसकी श्रेणी का सर्वोत्तम उदाहरण भी कौन सा होगा आपका? गागरोन का किला। गागरोन का किला कहां पर है? झालावाड़। ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलेगा अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस किले को, क्या क्वेश्चन दिया गया है, सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है? राजस्थान के कौन से किले को सुदर्शनगढ़? ध्यान रखना मेरी तरफ से इस पर भाई साहब स्टार लगा लो, क्योंकि अब तक क्वेश्चन आया है लेकिन फिर भी क्वेश्चन आएगा, फिर भी क्वेश्चन आएगा। बिल्कुल भाई सेशन को शेयर करते रहें ताकि और भी विद्यार्थी इस क्लास का आनंद ले सके। नमस्ते नमस्ते, बिल्कुल भाई नमस्ते। चलिए अगर मैं बात करूं आपसे सुदर्शनगढ़ की, तो ध्यान रखना मेरे लाडलो कौन से किले को कहा जाता है? नाहरगढ़ के किले को कहा जाता है। अगर मैं निर्माण की बात करूं आपसे, तो निर्माता आपको पता होना चाहिए कि 1734 में इस किले का निर्माण करवाया सवाई जयसिंह के द्वारा। इस किले का क्या करवाया गया? निर्माण करवाया। अब क्यों करवाया? तो ध्यान रखना क्यों करवाया? तो मराठों के आक्रमण से। किसके आक्रमण से? तो मराठों के आक्रमण से बचने के लिए इस किले का क्या करवाया? निर्माण करवाया। ध्यान रखना मराठों के आक्रमण से बचने के लिए सवाई जयसिंह ने कौन सा किला बनवाया? तो कौन सा किला होगा आपका? नाहरगढ़ का किला। और नाहरगढ़ का किला कहां पर है बेटा? जयपुर के अंतर्गत है। ध्यान रखना अगर मैं बात करूं इस दुर्ग में, अगर मैं पुनः निर्माण की बात करूं, यानी कि ज्यादातर भवनों का जो निर्माण करवाया वो महाराजा सवाई राम सिंह के द्वारा करवाया गया। ध्यान रखना सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा इस महल का, इस दुर्ग का दोबारा से क्या करवाया गया? निर्माण करवाया गया। दूसरा पॉइंट, एक जैसे 9 महल बने हुए। कैसे महल? एक जैसे 9 महलों वाला दुर्ग अगर पूछा जाए तो कौन सा दुर्ग होगा आपका? नाहरगढ़ दुर्ग। और नाहरगढ़ दुर्ग कहां पर है? जयपुर के अंतर्गत। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
बिल्कुल भाई ऑप्शन डी होगा। चलेगा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। राजस्थान के किस किले में राजा द्वारा अपनी रानियों के लिए एक जैसे 9 महल बनवाए गए? तो ध्यान रखना, एक जैसे 9 महलों की अगर मैं बात करूं बेटा आपसे कि एक जैसे 9 महलों का निर्माण कहां पर करवाया गया, तो आपको पता होना चाहिए कि एक जैसे 9 महल कौन से दुर्ग में स्थित है। चलिएगा बताइएगा। अगर मैं बात करूं तो आपको अभी बताया कौन से किले में है, नाहरगढ़ में। अच्छा क्या ट्रिक है, एक जैसे 9 महल नाम भी देता है, ध्यान रखना। अब एक जैसे 9 महल, सूरज प्रकाश, सूरज प्रकाश है, दूसरे महल का नाम हर्ष प्रकाश है, हर्ष प्रकाश, तीसरे महल का निर्माण जवाहर प्रकाश। अगर मैं बात करूं इसके बाद में सूरज प्रकाश, हर्ष प्रकाश, जवाहर प्रकाश, इसके बाद में आएगा आपका चांद प्रकाश, चांद प्रकाश, इसके बाद में आएगा फूल प्रकाश, और एक आएगा आपका बसंत प्रकाश। कौन सा प्रकाश? बसंत प्रकाश। ध्यान रखना ये एक जैसे 9 महल जो है ना वो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं एक अगला महल आनंद प्रकाश आएगा। कौन सा आएगा? सॉरी ललित प्रकाश। इसकी एक ट्रिक भी बताऊंगा आपको, ललित प्रकाश, इसके बाद में आता है आनंद प्रकाश, आनंद प्रकाश, और इसके बाद में आएगा लक्ष्मी प्रकाश। ध्यान रखना एक जैसे 9 महलों की अगर मैं आपसे बात करूं तो ध्यान रखना एक जैसे 9 महल कौन से दुर्ग में? पहला सूरज प्रकाश है, दूसरा खुश प्रकाश है, और तीसरा जवाहर प्रकाश है, चौथा चांद प्रकाश है, पांचवा फूल प्रकाश है, छठवां बसंत प्रकाश है, सातवां ललित प्रकाश, आठवां आनंद प्रकाश, और नौवां लक्ष्मी प्रकाश की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखना, यानी कि आपको एक छोटी सी ट्रिक याद करनी है कि सूरज खुश हुआ, सूरज खुश हुआ किसकी वजह से? जवाहर की वजह से। अगर मैं बात करूं चांद फूल बना कौन सी ऋतु में बना? बसंत ऋतु में। भाई फूल कब आते हैं? तो बसंत ऋतु में। तो चांद फूल बना और कौन सी ऋतु में बना? बसंत ऋतु में। ललित को आनंद आया और आनंद किसने दिया? तो लक्ष्मी ने दिया। तो ध्यान रखना ललित को आनंद मिला, किससे मिला? लक्ष्मी से मिला। तो ध्यान रखना ये 9 के 9 जो ट्रिक है वो 9 महलों की ट्रिक है। और कौन से दुर्ग में स्थित है? तो नाहरगढ़। नाहरगढ़ का किला कहां पर है बेटा? जयपुर के अंतर्गत स्थित है। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा भाई साहब, जयपुर का किला आपका। चलेगा अगला आपके लिए, देखो लक्ष्य क्लासेस जो है डीएलएड यानी बीएसटीसी की संपूर्ण बीएसटीसी के लिए प्रवेश पूर्व परीक्षा यानी कि राजस्थान का सामान्य ज्ञान है, मानसिक योग्यता परीक्षा है, हिंदी अंग्रेजी शिक्षण अभिरुचि, ये सब के सब यानी कि संपूर्ण स्टडी जो गाइड है वो मिल रही है मात्र आपको, अगर मैं बात करूं 399 रुपए में आपको दिया जा रहा है और घर बैठे आपको मिल जाएगी। या फिर आप अगर मंगाना चाहते हो तो नजदीकी बुक स्टोर से आप परचेज कर सकते हो, या फिर आपको लक्ष्य क्लासेस का जो एप्लीकेशन दे रखा है उस एप्लीकेशन से इस बुक को आप क्या कर सकते हो? परचेज कर सकते हो। अभी ऑफर में चल रही है मात्र 399 रुपए में, तो देर मत कीजिएगा। अगर आपको तैयारी और मजबूत करनी है तो जल्दी से इस वाली बुक को क्या करो? परचेज करो भाई साहब। चलेगा अगला क्वेश्चन आपका कि रणकपुर मंदिर के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अच्छा रणकपुर मंदिर को आप लगा दीजिएगा मोस्ट, क्योंकि बार बार भर्ती परीक्षाओं में रणकपुर पूछा जाता है। अच्छा पहला देखो कथन, इसका निर्माण धर्मनक्शा अथवा धरण शाह ने करवाया, क्या यह बात सही है? दूसरा क्वेश्चन, इसका मुख्य शिल्पी दीपाक अथवा दीपा था, क्या यह बात सही है? इस मंदिर की मुख्य प्रतिमा जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ जी की है, क्या यह बात सही है? क्या अच्छा देखो इस रणकपुर के जैन मंदिर के निर्माण की तो बिल्कुल साहब इसका निर्माण जो करवाया था वो किसने करवाया? धर्मनक्शा जैन व्यापारी के द्वारा इसका निर्माण करवाया, तो यह कथन तो आपका सही है। अच्छा इसका शिल्पकार अगर पूछे तो शिल्पकार दीपाकी था, बिल्कुल सही है साहब। अगर नदी पूछे कि भाई कौन सी नदी के किनारे है तो मथाई नदी के किनारे पर है। अगर खंबे पूछे कि कितने खंबे हैं तो ध्यान रखना 1444 खंबे। इसी कारण इस मंदिर को स्तंभों का क्या कहा जाता है? वन कहा जाता है। इसी कारण इस मंदिर को स्तंभों का क्या कहा जाता है? अजायब घर बोलते हैं। तो ध्यान रखना स्तंभों का वन और स्तंभों का अजायब घर कौन से मंदिर को बोला जाता है? तो कौन सा मंदिर होगा आपका? तो रणकपुर के जैन मंदिर होंगे। और ध्यान रखना इस मंदिर की अगर मैं बात करूं तो इस मंदिर को एक मंदिर और कहा जाता है वैश्या मंदिर, क्योंकि इस मंदिर की दीवारों पर वैश्याओं के भित्ति चित्रों का चित्रांकन किया गया है। इसी कारण इस मंदिर को वैश्या मंदिर के नाम से जानते हैं। शिल्पीकार दीपाक, बिल्कुल करेक्ट है। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ जी की प्रतिमा लगी, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन तीनों के तीनों बिल्कुल सही है। तो ए, बे और से, यानी कि अगर मैं बात करूं केवल ए और बे, ए बे से सभी केवल ए और से यानी कि ए बी सी तीनों के तीनों सही है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। यानी कि बिल्कुल भाई साहब आपके बहुत अच्छे वैश्या मंदिर, स्तंभों का अजायब घर, बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब बहुत अच्छे। सभी का आंसर ऐसे आना चाहिए, यही जुनून होना चाहिए, यही जोश होना चाहिए अगर आपको क्लास में बने रहना है। आज की क्लास बहुत लंबी होने वाली है, सिर्फ आप साथ दीजिएगा, ये मेरी गारंटी है। चाहे 1 बजे क्लास क्यों ना खत्म हो, मैं आपके साथ में यहीं पर मिलूंगा आपके लिए, बिल्कुल सिर्फ आपका साथ चाहिए। मंदिर और उसकी अवस्थिति स्थल के
त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए, इनमें से कौन सा गलत है उसी का आपको चयन करना है। अच्छा देखो, मंडलेश्वर मंदिर बिल्कुल भाई अर्थुना में बिल्कुल सही है। अगर मैं बात करूं सास बहू का मंदिर नागरा उदयपुर, अच्छा इसका नाम था सहस्त्र बाहु मंदिर। कौन सा था? सहस्त्र बाहु मंदिर था। लेकिन आजकल लोगों ने क्या कर दिया है, यानी कि सहस्त्र बाहु मंदिर नाम था, लेकिन एक यहां पर बड़ा मंदिर था, एक छोटा मंदिर था, तो लोगों ने सोचा बड़ा तो सास का, छोटा किसका है, बहू का है, तो नाम रख दिया सास बहू का मंदिर। तो ये भी बिल्कुल सही है, नागदा में है। द्वारकाधीशी मंदिर सबको पता है कांकरोली राजसमंद के अंतर्गत है। लेकिन अगर मैं बात करूं अंबिका माता का मंदिर तलवाड़ा में नहीं है, तो ध्यान रखना अंबिका माता का मंदिर अगर पूछा जाए तो वर्तमान में कहां पर है बेटाओ? सलुम्बर के अंतर्गत है। और जगत अंबिका माता का जो मंदिर है, इस मंदिर में राजस्थान का दूसरा रोपवे लगाया गया। कौन सा रोपवे लगाया गया? दूसरा रोपवे, सॉरी इस मंदिर में नहीं लगाया, जगत उदयपुर में स्थित है। अगर निर्माण पूछा जाए कि इसका निर्माण किसने करवाया, तो ध्यान रखना इसका निर्माण करवाया किसने? अल्लट के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। तो ध्यान रखना आपको एक तो अल्लट याद रखना कि इस मंदिर का निर्माता कौन है? अल्लट है। और कौन सी शैली में बना हुआ है, तो शैली भी आपको पढ़ लेनी है। कौन सी शैली है? महामारू शैली के अंतर्गत ये मंदिर बना हुआ है। तो बिल्कुल भाई साहब सलुम्बर में है, तलवाड़ा में नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। तो यही आपका आंसर बिल्कुल ऑप्शन डी माना जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा भाई साहब। चलेगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बंड देवराज शिव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? अच्छा, बंड देवराज शिव मंदिर का निर्माता कौन है? जल्दी से आंसर बताओ भाई साहब, फटाफट से आंसर, ज्यादा टाइम मत लगाओ। चलिए, अगर मैं बात करूं आपसे बंड देवराज शिव मंदिर की, बिल्कुल भाई साहब बहुत अच्छे, क्या बात है, बहुत अच्छे। मनसा पूर्णी करनी माता के मंदिर में, बिल्कुल भाई साहब मनसा पूर्णी करनी माता के मंदिर में दूसरा रोपवे लगाया गया 2008 में, और पहला रोपवे लगा 2006 में सुंदा माता के मंदिर पे जालौर पर। चलिएगा, अगर मैं बात करूं बंड देवराज शिव मंदिर की, तो आपको पता होना चाहिए कि इस मंदिर का जो निर्माण करवाया वो मलय वर्मन के द्वारा करवाया गया। और कौन सी शताब्दी में करवाया गया? तो 10वीं शताब्दी में इस मंदिर का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था भाई साहब। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि इस मंदिर को राजस्थान का अगर मैं बात करूं तो इसको मिनी खजुराहो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिनी खजुराहो कहा जाता है। तो मिनी खजुराहो के नाम से कौन से मंदिर को जाना जाता है? बंड देवराज के शिव मंदिर को जाना जाता है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि मलय वर्मा के द्वारा इसका क्या करवाया गया? निर्माण करवाया गया। बिल्कुल बुलाड लो, बिल्कुल करेक्ट आंसर भाई साहब आपका, बहुत अच्छे। हर्षद माता का मंदिर कहां पर स्थित है? माउंट आबू, सालासर, आवानेरी, पुष्कर, यानी कि हर्षद माता का जो मंदिर दिया गया है वो कहां पर स्थित है? ध्यान रखना, अगर मैं हर्षद माता की बात करूं आपसे, तो ध्यान रखना बेटाओ, हर्षद माता का मंदिर कहां पर बना हुआ है? तो आवानेरी के अंतर्गत बना हुआ है। और आवानेरी कहां पर है? दौसा में स्थित है। अगर मैं बात करूं इसके मंदिर के निर्माण की, तो प्रतिहार शासक किसने करवाया? तो चांद के द्वारा इस मंदिर का क्या करवाया गया? निर्माण करवाया गया। और शैली अगर पूछी जाए कि कौन सी शैली में बना हुआ है, तो महामारू शैली में बना हुआ है। महामारू का मतलब गुर्जर प्रतिहार शैली के अंतर्गत इस मंदिर का निर्माण हुआ। और इस मंदिर के पास में क्या बनी हुई है? तो चांद बावड़ी बनी हुई है। कौन सी बावड़ी है? चांद बावड़ी, जिसका निर्माण किसने करवाया? तो चांद ने ही करवाया था। दुनिया की सबसे गहरी बावड़ी है। और दुनिया की सबसे बड़ी बावड़ी कौन सी बताओ? चांद बावड़ी, वो भी आवानेरी में। लेकिन अगर पूछा जाए, एक मंदिर पूछा जाए कि हर्ष भैरूनाथ मंदिर, तो हर्ष भैरूनाथ मंदिर अगर पूछा जाए तो कहां पर है? रेवासा। और रेवासा कहां पर है दोस्तों? तो सीकर के अंतर्गत है। ध्यान रखना, हर्षद माता का मंदिर अलग है और हर्ष भैरूनाथ का मंदिर अलग है। तो ध्यान रखना, ये कहां पर होगा? आवानेरी। और आवानेरी कहां पर है? दौसा में। बिल्कुल ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा भाई साहब। चलिएगा, राजस्थान में श्री मनसा पूर्णकर्णी माता का मंदिर के पास कौन सी झील स्थित है? अरे उदयपुर वालों, अरे मेवाड़ वालों, आपको तो बिल्कुल पता है, करणी माता, मनसा पूर्णकर्णी माता का मंदिर कहां पर है? जल्दी से आंसर बताओ भाई साहब, भयंकर वाला क्वेश्चन है। अगर मैं करणी माता के मंदिर की बात करूं, तो ध्यान रखना, राजस्थान का दूसरा रोपवे लगाया गया। राजस्थान का दूसरा रोपवे लगाया गया। और दूसरा रोपवे जो लगाया गया वो कब लगाया गया? 2008 में। अच्छा, कितने मीटर लंबा है? तो आपको पता होना चाहिए कि 387 मीटर ये लंबा है। अगर मैं बात करूं इस मंदिर की, तो ध्यान रखना, दूध तलाई के पास में स्थित है। और दूध तलाई कहां पर है? उदयपुर के अंतर्गत है। कहां पर बेटाओ? उदयपुर में स्थित है। तो ध्यान रखना, उदयपुर में दूध तलाई है, उस मंदिर के पास मनसा पूर्णकर्णी माता का मंदिर बना हुआ है। अगर राजस्थान का पहला रोपवे पूछा जाए कि राजस्थान का पहला रोपवे कहां पर लगाया गया, तो राजस्थान का पहला रोपवे लगाया गया सुंदा माता के मंदिर में। और सुंदा माता का मंदिर कहां पर है? जालौर में। और ध्यान रखना, अगर कब लगाया गया, तो 2006 में लगाया गया। और लंबाई कितनी है? तो 800 मीटर लंबा है। तो ध्यान रखना, राजस्थान का पहला रोपवे तो सुंदा माता के मंदिर में लगाया गया, और दूसरा रोपवे लगाया गया मनसा पूर्णकर्णी माता का मंदिर दूध तलाई, यानी कि दूध तलाई जो झील है, जो कि कहां पर है? उदयपुर के अंतर्गत। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल मेरे लाडलो में सबका आंसर नहीं देख पाऊंगा इस समय, क्योंकि मैं पढ़ाने में पूर्ण तरीके से लीन हूं, लेकिन आप क्लास में कितने लीन हो? जल्दी से कमेंट में बताओ, क्या मजा आ रहा है आपको? जल्दी से थम्स अप का बटन दीजिए, दाबिए कि मजा आ रहा है। तो बिल्कुल सबका होना चाहिए लाइक, बिल्कुल बहुत अच्छी।
चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रमुख त्रिपुरा सुंदरी मंदिर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस गांव में स्थित है। अच्छा मैं एक सूचना और बता दूं, जो भी ऑफलाइन वाले विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, मैं जिन क्वेश्चनों को क्लास में बता के आया था कि भाई ये क्वेश्चन हो सकता है कि पीएसआई में आ सकते, बिल्कुल वहीं से क्वेश्चन उठ के आए भाई साहब। कल आने वाला हूं, यानी कि कल तो आपकी बिल्कुल बहुत कुछ बच्चों की छुट्टी है, तो परसों आपके लिए आने वाला हूं लाइव ऑफलाइन क्लास में, और बिल्कुल आपको एक एक क्वेश्चन कॉपी में दिखाऊंगा। वो होता है मेहनत। मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था कि मेरे साथ में अगर मिलकर मेहनत करोगे तो आरपीएससी चाहे अपनी कितनी भी दम लगा ले, ये मेरी दम होगी कि मैं आपके लिए कितनी मेहनत कराता हूं। आरपीएससी अपना कदम आगे बढ़ाएगी, हम उससे 2 कदम आगे चलेंगे भाई साहब। कितना कदम बढ़ाएगी, उससे 2 कदम आगे चलेंगे। बिल्कुल बहुत मजा आ रहा है सबको। बिल्कुल त्रिपुरा सुंदरी मंदिर अगर मैं बात करूं राजस्थान के निम्नलिखित में से किस गांव में स्थित है, तो रणकपुर, देशनौक, मंडवा, उमराई। तो जल्दी से बता दो। अगर मैं त्रिपुरा सुंदरी की आपसे बात करूं लाडलो, तो त्रिपुरा सुंदरी का जो मंदिर है, त्रिपुरा सुंदरी का जो मंदिर है वो कहां पर है, उमराई गांव के अंतर्गत। और उमराई कहां पर है, तो तलवाड़ा, और तलवाड़ा कहां पर है, बांसवाड़ा के अंतर्गत है। ध्यान रखना मेरे प्रिय लाडलो। अगर मैं बात करूं त्रिपुरा सुंदरी की, तो इनको कहा जाता है तुरतई माता। कौन सी माता, तुरतई माता कहा जाता है। और त्रिपुरा सुंदरी जो है वो पांचाल जाति की, कौन सी जाति की, पांचाल जाति की कुलदेवी भी है। तो ध्यान रखना त्रिपुरा सुंदरी को पांचाल जाति की कुलदेवी कहा जाता है भाई साहब। त्रिपुरा सुंदरी के 1 सिर और 18 क्या है, हाथ हैं। और त्रिपुरा सुंदरी के अंत अगर मैं बात करूं तो इस मंदिर में वसुंधरा राजे जो हैं, कौन सी राजे, वसुंधरा राजे किसके लिए जाती हैं, पूजा करने के लिए जाती हैं। यानी वसुंधरा राजे जी की आराध्य देवी अगर पूछी जाए तो कौन सी माता होगी, आपकी त्रिपुरा सुंदरी होगी। यानी कि अपनी भूतपूर्व जो मुख्यमंत्री रही है राजस्थान की, वो उनकी अगर मैं बात करूं इष्ट देवी या आराध्य देवी अगर पूछी जाए तो भी कौन सी होगी, त्रिपुरा माता होगी। तो ध्यान रखना ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहां पर है, उमराई गांव के अंतर्गत, जो कि कहां पर है, तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंतर्गत। बिल्कुल बहुत अच्छे भाई साहब। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में चामुंडा देवी का मंदिर कहां स्थित है, जहां 2008 में भगदड़ की घटना हुई थी। ध्यान रखना पूछा हुआ क्वेश्चन है, भगदड़ की घटना हुई यानी कि कब हुई, तो 2008 में हुई, सितंबर 2008 में, जिसमें कितने लोग मारे गए, तो 214 लोग मारे गए। और अगर मैं बात करूं 214 लोगों की, तो 214 लोगों की क्या हुई बेटा, मृत्यु हुई। और ये मंदिर कौन से दुर्ग में है, मेहरानगढ़ के अंतर्गत है। कहां पर है, मेहरानगढ़। अब 214 लोगों की मृत्यु हुई, इसके लिए जांच आयोग बैठाया गया। क्या बैठाया गया, जांच आयोग। उस जांच आयोग का नाम क्या है, वो एक बार नहीं कई बार आ चुका है कि 2008 में त्रिपुरा सुंदरी के मंदिर में जो 214 लोगों की जो मृत्यु हुई थी, उनके लिए जांच आयोग बैठा। उस जांच आयोग का नाम क्या है, जल्दी से कमेंट में करके बताओ। चलिए अगर मैं बात करूं आपसे इस क्वेश्चन की, बिल्कुल बहुत अच्छे, क्या बात है लाल, मजा आ गया इस क्वेश्चन को सुन के। तो देखो जांच आयोग का नाम है जसराज चोपड़ा। कौन सा है, जसराज चोपड़ा आयोग। तो ध्यान रखना इसकी जो जांच कर रहा है वो कौन सा आयोग कर रहा है, तो जसराज चोपड़ा आयोग कर रहा है। और कौन सी दुर्ग में है, मेहरानगढ़ का किला। और मेहरानगढ़ का किला कहां पर है, जोधपुर के अंतर्गत स्थित है। ध्यान रखना मेहरानगढ़ के किले के अगर मैं निर्माण की आपसे बात करूं तो ध्यान रखना इसका निर्माण हुआ 12 मई 1459 ईस्वी को। किसने करवाया, राव जोधा ने करवाया। और राव जोधा के नाम पर ही तो क्या हुआ, जोधपुर हुआ। अगर मैं इस किले की बात करूं तो चिड़िया टूक की पहाड़ी पर बना हुआ है। कौन सी पहाड़ी पर, चिड़िया टूक की पर। इसी कारण इस किले को चिड़िया टूकगढ़ कहा जाता है। अगर मैं आकृति की बात करूं तो मयूर के समान आकृति है, इसी कारण इस किले को क्या कहा जाता है, मयूर ध्वजगढ़ कहा जाता है। इसी किले को कागमुखी, इसी किले को सूर्यगढ़ कहा जाता है। इसी किले को गढ़ चिंतामणि के नाम से जानते हैं। और कर्नल जेम्स टॉड ने इस किले के बारे में कहा कि राव जोधा के बेटे इस दुर्ग की खिड़कियों से ही अपने राज्य की सल्तनत तक अधिपत्य रख सकते हैं। रुडयार्ड किपलिंग ने इस दुर्ग के विशालकाय आकृति को देखकर कहा कि भाई इस दुर्ग का निर्माण मानव ने नहीं, या तो इस दुर्ग का निर्माण किसी देवता ने करवाया, फरिश्ते ने करवाया, परियों ने करवाया। तो भाई साहब ये रुडयार्ड किपलिंग की कहावत है, जो कि कौन से दुर्ग के बारे में कहा जाता है, मेहरानगढ़ दुर्ग। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलेगा अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान के किस स्थान पर जसवंत थड़ा स्थित है। तो जसवंत थड़ा भी आपको जब जोधपुर का, जब मेहरानगढ़ का किला जब मैं कराता हूं तो मेहरानगढ़ दुर्ग के जस्ट पीछे अगर मैं बात करूं तो कौन सा है, तो जसवंत थड़ा है। ध्यान रखना जसवंत थड़े की, तो जसवंत थड़े से एक क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है कि इसका निर्माण किसने करवाया। तो ध्यान रखना इसका जो निर्माण करवाया वो सरदार सिंह के द्वारा करवाया। और सरदार सिंह ने किसकी स्मृति में करवाया, तो अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में। किसकी स्मृति में, तो जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में इस जसवंत थड़े का निर्माण करवाया। अगर मैं बात करूं किससे बना हुआ है, तो सफेद संगमरमर से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, सफेद संगमरमर से। इसको राजस्थान का क्या कहा जाता है, ताजमहल कहा जाता है। अगर मैं बात करूं इसी को क्या कहा जाता है, तो मारवाड़ का ताजमहल भी कहा जाता है। तो राजस्थान का ताजमहल और मारवाड़ का ताजमहल पूछा जाए तो कौन सा थड़ा होगा बेटा, जसवंत थड़ा, जो कि कहां पर है, जोधपुर में। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या बात है भाई साहब, ऐसे भयंकर क्वेश्चन आपके, बहुत अच्छा मजा आ गया भाई साहब देखकर। बिल्कुल साहब अगला क्वेश्चन, राजस्थान में उम्मेद भवन पैलेस कहां पर स्थित है। देखो उम्मेद भवन की अगर मैं बात करूं, आप तो देखो क्वेश्चन का मॉडिफिकेशन, आप तो आंसर देते रहो, मैं आपके लिए एक एक चीज खोलकर बता दूंगा।
इतना ही टाइम अपने पास में, ज्यादा टाइम नहीं है भाई साहब, स्पीड से चलना है पूरी चीजों को। तो देखो अगर मैं बात करूं उम्मेद भवन की, तो मेरे लाडलो उम्मेद भवन जो है उसका पहला आपको पता होना चाहिए कि इसका निर्माण किसने करवाया। तो जोधपुर के महाराजा थे जिसका नाम क्या था, उम्मेद सिंह। उम्मेद सिंह ने इनका निर्माण करवाया 1928 में, जो कि 40 ईस्वी को यानी 1940 में पूर्ण रूप से बनकर क्या हो गया था, तैयार हो गया था। और ध्यान रखना इस पैलेस को क्या कहा जाता है, छितर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है उम्मेद पैलेस को, क्योंकि ये छितर पत्थर से बना हुआ है, इसी कारण इसको छितर पैलेस भी कहा जाता है। अगर मैं बात करूं विश्व का, अगर विश्व की बात करूं तो रिहायशी महल है। तो ध्यान रखना विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल अगर पूछा जाए, अरे रिहायशी महल का मतलब रईसी महल है भाई साहब, तभी तो आप सभी को पता है कि 5 स्टार क्या 7 स्टार होटल चलती है। इसके अंतर्गत विदेशी जो मेहमान है वो यहां पर राजस्थान में शादी करने के लिए आ रहे हैं, और राजस्थान तो अपना ऐसा बन चुका है भाई साहब, पर्यटन का केंद्र है। वर्तमान में चाहे कोई भी सेलिब्रिटी है शादी कहां से करना पसंद करता है, राजस्थान से करता है, क्योंकि राजस्थान को होटलों के रूप में क्या किया जा रहा है, ज्यादातर विकसित किया जा रहा है। भाई जैसलमेर अपना देख लो, वर्तमान में जैसलमेर में कुछ नहीं, लेकिन वर्तमान में कितनी होटल है भाई साहब। तो अब वर्तमान में राजस्थान को होटलों के रूप में क्या कर रहे हैं, विकसित कर रही है राजस्थान सरकार। तो बिल्कुल भाई विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल है। अगर मैं बात करूं तो 347 इसके अंतर्गत क्या बने हुए हैं, कमरे बने हुए हैं। कितने कमरे हैं, 347 कमरे बने हुए हैं। और वर्तमान में कितने भागों में विभाजित है, तो 3 भागों में। अच्छा एक में क्या है, तो ध्यान रखना घड़ियों का संग्रहालय है। किसका संग्रहालय है, तो घड़ियों का संग्रहालय बना हुआ है। दूसरे भाग में क्या है, तो दूसरे भाग के अंतर्गत 5 स्टार होटल है, यानी 5 सितारा होटल संचालित है। तो 5 सितारा होटल संचालित है। और तीसरे भाग में क्या है, तो जोधपुर का राज परिवार। कौन सा, जोधपुर। अगर मैं बात करूं तो जोधपुर का राज परिवार क्या करता है, निवास करता है इसी महल में करता है भाई साहब, उम्मेद भवन के अंतर्गत। और ध्यान रखना विंटेज कार कलेक्शन, विंटेज कार कलेक्शन। अगर कलेक्शन पूछा जाए कि विंटेज कार कलेक्शन कौन से महल में है, वो भी कौन से महल में, उम्मेद भवन में, जो कि कहां पर है मेरे लाडलो, जोधपुर के अंतर्गत। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा भाई साहब। क्या बात है, बिल्कुल करेक्ट है भाई साहब, चलेगा। जयपुर का हवा महल किस वास्तुकार द्वारा अभी कल्पित किया गया था, कि जयपुर के हवा महल का वास्तुकार कौन है, जल्दी से कमेंट में आंसर बताओ कि जयपुर के हवा महल का वास्तुकार। अब देखो बात हवा महल की चल रही है मेरे लाडलो, तो हवा महल का जो निर्माण करवाया था, अगर मैं इसके निर्माण की बात करूं तो देखो इसका निर्माण हुआ 1799 ईस्वी को। किसने करवाया, सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का क्या करवाया, निर्माण करवाया। और इसके वास्तुकार की अगर मैं बात करूं तो वास्तुकार कौन था, तो लालचंद उस्ता की देखरेख में हवा महल का क्या हुआ, निर्माण हुआ। अगर आपसे पूछे किसको समर्पित है, तो भगवान कृष्ण जी व राधा जी को क्या है बेटा, समर्पित है। यानी कि आप जब हवा महल में जाओगे तो 5 मंजिला आकृति में बना हुआ है। और हवा महल की अगर मैं बात करूं आपसे, 5 मंजिला आकृति में बना हुआ है। और 5 मंजिल पर जब आप जाओगे, पहली मंजिल पर जब आप प्रवेश करोगे आनंद भवन से, तो आनंद द्वार से जब प्रवेश करोगे तो पहली मंजिल पर आपको भगवान कृष्ण और राधा जी की प्रतिमा मिलेगी। इससे पता चलेगा कि हवा महल भगवान कृष्ण और राधा जी को समर्पित है। आकृति मुकुट के समान है, अगर आकृति पूछी जाए तो आकृति मुकुट के समान है, इसी कारण तो इसको भगवान कृष्ण का क्या कहा जाता है, मुकुट कहा जाता है। अगर मैं बात करूं जाली एवं झरोके, जाली और झरोके, तो जाली झरोके कितने हैं, 365 है। अगर खिड़की पूछी जाए कि भाई खिड़कियां कितनी हैं, तो ध्यान रखना 953 क्या है, खिड़कियां हैं। और कितने मंजिला बना हुआ है, तो कितने मंजिला है, तो 5 मंजिला ये इमारत बनी हुई है। अब 5 मंजिल कौन कौन सी है, तो पहली देखो शरद मंदिर है, जिसको प्रताप मंदिर भी बोला जाता है। दूसरी कौन सी है, रतन मंदिर है बेटाओ। और तीसरी मंजिल कौन सी है, तो ध्यान रखना विचित्र है। और चौथी कौन सी है, तो चौथी मंजिल है इसकी आपकी प्रकाश मंदिर। तो प्रकाश मंदिर के बाद में और 5वें नंबर पर जो मंजिल है आपकी, वो कौन सी है, हवा मंदिर है। ये 5 मंजिला आकृति में कौन सा महल बना हुआ है, तो हवा महल बना हुआ है। इसका निर्माण करवाने का उद्देश्य क्या था, तो ध्यान रखना गणगौर और छोटी तीज की, इसकी गणगौर व छोटी तीज की, तो छोटी तीज की सवारी को देखने के लिए, सवारी देखने के लिए इसका क्या करवाया, निर्माण करवाया। और सवारी कौन देखा करती थी, तो रानियों को देखने के लिए सवाई प्रताप सिंह ने कौन से महल का निर्माण करवाया, तो हवा महल का। तो देखो वास्तुकार कौन है बेटाओ, तो लालचंद उस्ता है। ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसका मुख्य प्रवेश द्वार भी याद कर लेना अगर करना चाहो तो। मुख्य द्वार अगर पूछा जाए तो इसके मुख्य द्वार को क्या कहा जाता है, आनंद कहा जाता है, आनंद पोल के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना जो कि कौन सी दिशा में है, तो पश्चिम दिशा में स्थित है। कौन सी दिशा में, पश्चिम दिशा में। तो बिल्कुल हवा महल का आपका मॉडिफिकेशन हो चुका है भाई साहब, इसका इलाज कर दिया है। तो यहां से जो भी क्वेश्चन बनेगा वो सब के सब मैंने आपको पढ़ा चुका हूं, चलेगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला पॉइंट आपके लिए देखो, लक्ष्य क्लासेस आपके लिए पूर्ण रूप से समर्पित है, लेकिन आप कितना समर्पित हो, देखिएगा।
डबल सिक्स आपके लिए जारी कर दिए। डीएलएड भर्ती परीक्षा के लिए, बीएसटीसी के लिए प्रवेश पूर्व परीक्षा से पहले आजमाएं अपनी तैयारी को। डबल सिक्स आपके लिए बीएसटीसी का ब्रह्मास्त्र बन सकता है। ऑल इन वन आपको मिलेगी। ध्यान रखना, टॉपिक वाइज आपको वास्तविक क्या मिलेंगे, प्रश्न मिलेंगे, एमसीक्यू आपको मिलने वाले हैं। और मात्र ऑफर प्राइस कितना है, 299 में, यानी कि 299 रुपए में आपको कौन सी पुस्तक मिलेगी, ये वाली पुस्तक मिलेगी। बहुत बड़ी पुस्तक है भाई साहब। इसके अंतर्गत डबल सिक्स यानी एमसीक्यू आपको मिलेंगे, टॉपिक वाइज आपको मिलेंगे, पूरी बीएसटीसी का कोर्स आपको कवर मिलेगा। तो जल्दी से देरी मत कीजिए। अब मिलेगी कहां से, या तो नजदीकी बुक सेलर से आप प्राप्त कर सकते हो, या फिर हमारा जो एप्लीकेशन है लक्ष्य क्लासेज वाला, वहां से आप परचेज कर सकते हो। तो देर मत करो, बिल्कुल भाई साहब। चलेगा अगले क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध हवेली जैसलमेर में स्थित है। अच्छा, जैसलमेर की हवेलियों की बात चल रही है भाई साहब, भयंकर क्वेश्चन और बार बार क्वेश्चन आता है, सरल क्वेश्चन भी है। आज तक जो कंपटीशन की तैयारी करें उन सबको पता है कि भाई जैसलमेर में कौन कौन सी हवेली प्रसिद्ध है। तो जैसलमेर में देखो, रामपुरी हवेली, गलत है साहब, नहीं है। बागौर की हवेली, बागौर हवेली नहीं है, उदयपुर में है। पटमो की हवेली, अच्छा भामाशाह की हवेली, ये चित्तौड़ में है भाई साहब, यहां पर नहीं है। तो भामाशाह की हवेली कहां पर है, चित्तौड़ में। बागौर की हवेली कहां पर है, उदयपुर में। अगर मैं बात करूं रामपुरी हवेली कहां पर है, तो बीकानेर के अंतर्गत है। इसके बाद में पटमो की हवेली कहां पर है, तो पटमो की हवेली आपके कहां पर है, जैसलमेर में। अच्छा, जैसलमेर की हवेली याद करनी है, एक छोटी सी ट्रिक आपको देता हूं, मात्र छोटी सी, बिल्कुल क्या भयंकर तरीके से स्पीड में कमेंट आ रहे हैं भाई साहब। ऑप्शन सी बहुत अच्छे। अब देखो, जैसलमेर की अगर मैं हवेलियों की बात करूं, तो जैसलमेर की हवेलियों में एक छोटी सी ट्रिक आपको करनी है। देखो क्या ट्रिक है, सोडा पटा नथ वाली साली को। किसको, नथ वाली साली को। यानी कि सोडा को कौन पटानी है, नथ वाली साली पटानी, और कुछ नहीं करना कि सोडा पटा नथ वाली, जिसने नथ पहन रखी है उसी को पटाना है। अब देखो बेटा, देखो सोडों की हवेली, किसकी हवेली, सोडों की हवेली जैसलमेर में। पटा से पटमों की हवेली, पटमों की हवेली, ये भी जैसलमेर में है। नथ से बनेगा बेटाओ नथमल की हवेली, किसकी हवेली, नथमल की हवेली। और साली से बनेगा सालिम सिंह की हवेली, किसकी हवेली बेटाओ, सालिम सिंह की हवेली। अब बताओ भाई साहब, ये सभी की सभी जो हवेलियां हैं जैसलमेर की हवेलियां, वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं, जाली एवं झरोकों के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ध्यान रखना मेरे लाडलो कि जैसलमेर के अंतर्गत कौन कौन सी हवेलियां है। बिल्कुल भाई साहब, ऑप्शन आपको बता दिया, यहां पर पटमों की हवेली दे रखा है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यानी पटमों की हवेली भी कहां पर है, जैसलमेर के अंतर्गत। बताओ मजा आया कि नहीं आया। बिल्कुल साहब, मुझे तो लग रहा है कि आप पूरे इंटरेस्टेड हो। तो बिल्कुल भाई साहब, अगर सेशन को शेयर नहीं किया तो ज्यादा भाई साहब आज मजा आ जाना चाहिए। रात में मैं 12 बजे तक आपके लिए क्लास लेने की तैयार हूं। क्या आप कितने तैयार हो, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, बिल्कुल थम्स अप बताओ भाई साहब। मजा आ रहा है ना, बिल्कुल आएगा भाई साहब। चलेगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पन्ना मीना की बावड़ी। अच्छा, बावड़ी पूछा है पन्ना मीना की। अच्छा, मीनाओं ने शासन कहां पर किया, एक छोटी सी ट्रिक है, मीनाओं ने शासन कहां पर किया, पन्ना मीना की बावड़ी वहीं पर है जहां पर मीनाओं ने शासन किया। और मीनाओं ने शासन कहां पर किया, तो आपको पता होना चाहिए जयपुर। और जयपुर में कहां पर शासन किया, आमेर पर शासन किया। अरे दूल्हे राय ने तो आके यहां पर कछवा वंश की राजधानी रखी थी, अपनी राजधानी बनाया, दूल्हे राय ने बनाया था भाई साहब। बिल्कुल साहब, उससे पहले तो मीनाओं की राजधानी क्या थी, आमेर, और वहां पर जीवन पर्यंत चौकीदारी भी रहे आमेर के राजाओं के पास में। तो आंसर क्या होगा, पन्ना मीना की बावड़ी कहां पर है, जयपुर में। बिल्कुल भाई साहब, क्या बात है, कितने थम्स अप आगे, मजा आ रहा है सबको, बहुत अच्छी बात है। चलिए, चांद बावड़ी स्थित है, जल्दी से बताओ। अच्छा, चांद बावड़ी का निर्माण किसने करवाया, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रतिहारों की अगर मैं बात करूं तो राजा चांद ने इसका क्या करवाया, निर्माण करवाया। राजा चांद के द्वारा इसका क्या करवाया गया, निर्माण करवाया गया। और विश्व की सबसे बड़ी, अगर मैं बात करूं विश्व की सबसे बड़ी वह गहरी बावड़ी है। ध्यान रखना, अगर कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी और गहरी बावड़ी कौन सी है, तो कौन सी बावड़ी होगी मेरे लाडलो, तो चांद बावड़ी होगी, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे गहरी बावड़ी है। अगर मैं इस बावड़ी की आपसे बात करूं तो इसके अंतर्गत टोटल अगर सीढ़ियों की बात करूं तो 3500 सीढ़ियां इसके अंतर्गत बनी हुई हैं और 19.5 मीटर ये क्या है बेटाओ, गहरी है। तो ध्यान रखना, अगर चांद बावड़ी पूछी जाए तो चांद बावड़ी कहां पर होगी, आबानेरी के अंतर्गत होगी। और आबानेरी कहां पर है बेटाओ, दौसा में। ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखना, चांद बावड़ी सबसे बड़ी है, सबसे गहरी है, 3500 इसके अंतर्गत सीढ़ियां हैं, 19.5 मीटर क्या है, गहरी है। और प्रतिहारों के शासनकाल में राजा चांद ने इसका क्या करवाया, निर्माण करवाया, तभी तो नाम रखा गया चांद बावड़ी। क्या नाम रखा गया, चांद बावड़ी। चलेगा, राजस्थानी भाषा के काव्य रूप में उपलब्ध संतों का जीवन चरित्र क्या कहलाता है। अच्छा, इस पर भी मोस्ट लगा दो, पिछली साल तो 2025 में बड़ा हाईलाइट क्वेश्चन रहा था भाई साहब, ये भयंकर तरीके से पूछा गया। और पहली बार जो पूछा गया वो सीटी के एग्जाम में पूछा गया। ये राजस्थान का लोक साहित्य है, और लोक साहित्य को जितना कम पढ़े उतना कम है भाई साहब। Taking a break, huh? Break. बिल्कुल भाई साहब। चलिए, अगर मैं बात करूं आपसे राजस्थानी भाषा के काव्य रूप में संतों का जीवन चरित्र क्या कहलाता है,
यानी कि इसका मतलब यह है कि संतों ने अपना जीवन जिया और जीने के बाद में जो अनुभव प्राप्त किया, उस अनुभव को अगर ग्रंथ में लिख दिया तो वो ग्रंथ क्या कहलाता है बेटाओ? पर्ची कहलाता है। क्या कहलाता है? पर्ची कहलाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा बेटाओ? पर्ची होगा। चलेगा, अगला क्वेश्चन आपके लिए। मोतीलाल मिनारिया के अनुसार वह काव्य ग्रंथ जिसने हमें राजा की महानता, उसकी विजयों, युद्धों और वीरता का वर्णन मिलता है। देखो इसके अंतर्गत कुछ नहीं करना है, एक तो आपको यहां पर मोतीलाल लिखना है कि मोतीलाल मिनारिया क्या कह रहा है, तो बहुत शॉर्ट सरल में कि भाई ये कह रहा है कि भाई कोई राजा है, कोई क्या है? राजा। अब राजा जो है वो क्या, कहां गया? युद्ध में गया है। अब युद्ध में क्या दिखाएगा? तो वहां पर क्या दिखाएगा? अपनी कीर्ति दिखाएगा। कीर्ति का मतलब क्या दिखेगा? वीरता दिखाएगा। यानी कि सॉरी, अगर युद्ध में क्या, अगर मैं बात करूं तो युद्ध में क्या दिखाता है? वीरता दिखाता है। और वीरता दिखाएगा तो क्या प्राप्त होगी? विजय प्राप्त होगी। जब विजय प्राप्त होगी तो चारों तरफ क्या फैलेगी? कीर्ति फैलेगी। यानी कि राजस्थानी साहित्य की वह रचना जिसमें किसी राजा के युद्ध, वीरता, विजय और कीर्तियों का वर्णन हो, ऐसी साहित्य की रचनाओं को क्या कहा जाता है? रासो साहित्य कहा जाता है। कौन सा साहित्य? रासो साहित्य के नाम से जानते हैं। अब जैसे देखो, अगर मैं बात करूं तो एक राजरो है जिसका नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो। अगर मैं बात करूं पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया? चंद्र बरदाई के द्वारा। चंद्र बरदाई के द्वारा। कि चंद्र बरदाई ने कौन सा लिखा? तो पृथ्वीराज रासो लिखा। अगर मैं बात करूं हम्मी रासो की, तो हम्मी